हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू WS क्यूब टेक। मैं वीरेंद्र। आज हम देखने वाले एकेडमिक राइटिंग क्या होती है। इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे, एकेडमिक राइटिंग होती क्या है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है, आपको स्ट्रक्चर कैसे होता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेन होती है एकेडमिक राइटिंग प्रोजेक्ट्स की वो कैसी होती है। तो हम वन बाय वन हम सब देखने स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग से। तो एकेडमिक राइटिंग एक फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग होती है जो कि यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में वगैरह, इंस्टीट्यूशन वगैरह, पब्लिकेशंस वगैरह होते हैं, वहाँ पर जो स्कॉलर्स वगैरह होते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह होते हैं, वो सब यूज़ करते हैं इनको। वहाँ पे प्रोजेक्ट की सबमिशन, जैसे कोई डिग्री करा PhD की, तो वहाँ पे भी उनको रिसर्च पेपर वगैरह सबमिट करने होते हैं। वो सब एकेडमिक राइटिंग का पार्ट होते हैं। तो उनकी जो राइटिंग प्रोसेस होती है वो सिमिलर ही होती है दूसरे कंटेंट से, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और जो टोन एंड पिच वगैरह है वो एक कॉमन रहता है कि जिसकी फॉर्मल टोन ही यूज़ होती है एकेडमिक राइटिंग में पूरी। कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे रिसर्च पेपर कर रहे हो या फिर थीसिस कर रहे हो, तो इन सब चीज़ें देखेंगे कौन कौन सी इसमें कवर होती है। तो उन सब में फॉर्मल रहता है टोन और एक स्ट्रक्चर प्री डिफाइंड रहता है, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही कंटेंट कवर होता है। तो आजकल इसकी डिमांड इसलिए बढ़ गई है कि जैसे कि कंटेंट राइटर्स हैं, एकेडमिक राइटर्स अवेलेबल हैं, तो जो स्कॉलर्स वगैरह होते हैं इस काम को आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि स्कॉलर्स वगैरह जो है स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज में प्रोफेसर्स वगैरह हैं, उनको एक कंटेंट अगर प्रिपेयर करना है तो बहुत बार प्लेगरिज्म का इशू आ जाता है, क्योंकि वो एक यूनिक कंटेंट प्रॉपर तरीके से कवर नहीं कर पाते जो एक कंटेंट राइटर कवर कर पाता है। तो ये काम आउटसोर्स हो जाता है। तो इसलिए एकेडमिक राइटर्स की आज डिमांड भी है। तो कहाँ का यूज़ होता है हम देखते हैं वन बाय वन। जर्नल आर्टिकल्स होते हैं, वहाँ पर एकेडमिक बुक्स होती है, जैसे कि आप कॉलेज में बुक्स होती है, स्कूल्स में बुक्स होती है, पूरी बुक्स वो एकेडमिक राइटिंग के पार्ट होती है। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि हमेशा फॉर्मल राइटिंग यूज़ होती है, वहाँ पे कोई कैजुअल वर्ड्स या फिर उस टाइप से सेंटेंसेस को यूज़ नहीं करते हैं। देन एसेज वगैरह होते हैं, वहाँ पर भी एकेडमिक राइटिंग का रोल है। रिसर्च पेपर्स होते हैं, करिकुलम डेवलपमेंट, थीसिस, रिपोर्ट्स, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो एकेडमिक राइटिंग का पार्ट होती है। तो कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि ब्लॉग पोस्ट या फिर आर्टिकल्स लिखते हैं हम या वेब पेजेस लिखते हैं, उनसे क्या अलग होता है इन चीज़ में, वो हम डिफरेंसेस देखते हैं पहले। कि इनका जो फॉर्मल एंड लॉजिकल फ्लो होता है, फॉर्मल का जो टोन एंड पिच है वो फॉर्मल रहेगा एंटायर कंटेंट में, चाहे कोई भी आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, चाहे फिर मैन बॉडी के पार्ट पे आ गए, फिर कॉन्क्लूड कर रहे हो, वहाँ पे सब जगह फॉर्मल टोन यूज़ होगी। देन लॉजिकल फ्लो होगा, जैसे इंट्रोडक्शन कवर करें तो इंट्रोडक्शन में क्या कवर होना है, कि आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकता है रीडर, वो सब चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएगी। और फिर बैकग्राउंड देना है, या फिर बॉडी में जब मैन कंटेंट कवर होना शुरू हुआ तो वहाँ पे एक लॉजिकल, जैसे पहले कोई सेंटेंस आ रहा है, उसके पैराग्राफ आ रहा है, वो कैसे दूसरे पैराग्राफ जो आ रहा है उससे कनेक्टेड कैसे है, सारी चीज़ें लॉजिकल रहती है फ्लो में। और कंक्लूजन जब करेंगे तो जो आपने डिस्कस किया उसको वापस एक समरी टाइप कवर करना होता है। देन अनबायस्ड, मतलब जो आप भी कंटेंट जो भी लिख रहे हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो अनबायस्ड तरीके से होगी। फॉर एग्जांपल एक रिसर्च रिपोर्ट है, उसके ऊपर आपने एकेडमिक प्रोजेक्ट या फिर रिसर्च पेपर प्रिपेयर किया है, उसमें आप अपना जो ओपिनियन है वहाँ पे कवर नहीं करेंगे, आप डेटा को एज इट इज रखेंगे और सब कुछ दिखाएंगे प्रॉपर तरीके से, कोई बाइसिंग वाला फिर ऐसा सपोर्ट करते हुए कोई सेंटेंसेस को नहीं लिखेंगे किसी को। जो डिसीजन मेकिंग है वो रीडर के ऊपर है। तो अनबायस्ड तरीके से कंटेंट प्रिपेयर होता है इसमें पूरा। देन रिसोर्सफुल, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई रिसर्च पेपर बना रहे हैं या फिर थीसिस बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत इन थोरो रिसर्च करनी है आपको, और जहाँ से भी डेटा ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल किसी रिपोर्ट का डेटा ले रहे हैं, वहाँ पर से दिखा रहे हैं कुछ, या परसेंटेज डेटा दिखा रहे हैं, नंबर्स दिखा रहे हैं, तो किसी रिपोर्ट का दिखा रहे हैं, किसी ने रिसर्च कर रखी है, स्टैट्स यूज़ कर रहे हैं, तो उनका यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर। तो आपको क्या करना है कि रिसोर्सफुल बनाना है, लास्ट में आपको रेफरेंस देना है कि कहाँ कहाँ से आपने डेटा को यूज़ किया है। तो लास्ट में सब कुछ कवर करेंगे कि ये वाला पॉइंट जो था, ये डेटा था, वो हमने इस वेबसाइट या इस रिसर्च का यूज़ किया यहाँ पर। तो रिसोर्सफुल कंटेंट होना चाहिए प्रॉपर रिसर्च के साथ। देन फॉर्मेटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जैसे कि पहले इंट्रोडक्शन आएगा, फिर कुछ बैकग्राउंड है, कुछ की टर्म्स है वो यूज़ करनी है, फिर मेन बॉडी का जो मेन पार्ट है कंटेंट का वो आएगा, देन लास्ट में कंक्लूजन आएगा। तो ये हमेशा स्ट्रक्चर फिक्स है, वही फॉलो करना होता है। और जो ये कंटेंट होगा पूरा थर्ड पर्सन में होगा। थर्ड पर्सन मतलब आपको आई वी इस तरह से वर्ड्स यहाँ से इसमें यूज़ नहीं करने होते, पूरा कंटेंट थर्ड पर्सन में जाएगा। और यहाँ पर सेल्स ड्रिवन जैसे कंटेंट होता है ना, जिसमें अपन प्रमोशनल वर्ड्स वगैरह भी यूज़ करते हैं, पावरफुल वर्ड्स यूज़ करते हैं, वो नहीं करना है अपने को। टोन एंड पिच है बहुत ही स्मूथ रहेगा इसमें और फ्लैट चलेगा। यहाँ पर किसी को हम इमोशन इवोक नहीं करने हैं, जैसा डेटा है उसी के ऊपर डिस्कशन करना है, उस तरह से कंटेंट क्रिएट होगा पूरा। देन मेन पॉइंट कि 100% यूनिक होना चाहिए, क्योंकि 100% यूनिक नहीं होगा तो आपको जो एकेडमिक प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं कहीं से, तो आपका कोई रोल नहीं रह जाता वहाँ पर। क्योंकि आप एक एकेडमिक कंटेंट राइटर है, या फिर जैसे आप एकेडमिक कंटेंट राइटर है तो आपको नॉलेज है कि कैसे कंटेंट लिखना है, और एकेडमिक राइटिंग में मुझे क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, जैसे कि ये सारी चीज़ें, जैसे कि फॉर्मल फ्लो होना चाहिए, लॉजिकल चीज़ें होनी चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, सब चीज़ें आपको ध्यान में रखकर कंटेंट क्रिएट करना है। देन लास्ट में ध्यान रखना है कि ये 100% यूनिक होना चाहिए। तो कंटेंट प्रिपेयर पूरा हो जाए आपके पास,
उसके बाद क्या करेंगे, प्लेगरिज्म चेकर जो टूल्स हैं जैसे कि डुप्ली चेकर है, ग्रामरली है, क्यू टेक्स्ट है, कॉपीस्केप है, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उनसे चेक करिए कि 100% यूनिक आपका कंटेंट है कि नहीं, क्योंकि कंटेंट यूनिक नहीं हुआ तो जो पेपर आगे सबमिट होंगे और वहाँ पे अगर डुप्लीकेशन शो होती है तो पेपर रिजेक्ट भी हो सकता है, जो रिपोर्ट है थीसिस से वो रिजेक्ट भी हो सकती है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना ये चीज़ें। देन इसका आप देखते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है जब हम बनाते हैं। तो कॉमन स्ट्रक्चर जैसे कुछ चीज़ों का अलग अलग थोड़े स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, जैसे कि थीसिस का, रिपोर्ट का, या फिर कोई करिकुलम बना रहे, थोड़े से डिफरेंसेस रहेंगे, लेकिन कॉमन स्ट्रक्चर जो रहता है वो हम देख लेते हैं। तो आप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से कि जो रिपोर्ट है, रिसर्च पेपर है या फिर दूसरा प्रोजेक्ट है, उसमें आपने क्या कवर किया है, कहाँ कहाँ पे चीज़ें की है, आपने कौन कौन सी चीज़ों पर रिसर्च करके इस कंटेंट को कवर किया पूरा। तो एब्स्ट्रैक्ट में ये सब चीज़ें दिखा देंगे। देन ऑब्जेक्टिव क्या है इस रिसर्च का, रिसर्च पेपर है तो रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, कोई रिपोर्ट क्रिएट किया तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये सब चीज़ें हम इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में कवर करेंगे। देन की टर्म्स, फॉर एग्जांपल आज कोविड-19 के ऊपर कोई रिपोर्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे आप की टर्म्स यूज़ करेंगे, कोविड-19 में ट्रेवल का या फिर मेडिकल का कुछ दिखाना है, तो जो भी की टर्म्स है आपकी इस रिपोर्ट के या फिर एकेडमिक प्रोजेक्ट के, वो आपको एक बार डिफाइन कर देना है। डिफाइन का मतलब कि अब कॉमा से लिख के सेपरेट कर देना उनको। वो हम आगे एग्जाम्पल लेंगे अब इसका कि कैसे दिखता है एक एकेडमिक प्रोजेक्ट, तो वो वैसे आपको कवर करना है। देन मैथडोलॉजी, जैसे कि रिसर्च की है तो आपकी मेथड्स क्या रहे, आपने सर्वे किया है कोई या फिर कोई आपने रिसर्च थी उनको अलग डिफरेंट रिसर्चेज को यहाँ पर इंक्लूड करके एक अपना नया एकेडमिक प्रोजेक्ट बनाया, तो मैथडोलॉजी है वो आप पे मेथड्स जो थे आपके वहाँ पर कवर करेंगे। देन मैन कंटेंट पाएंगे, बॉडी वाला पार्ट, कि जो मैन कंटेंट है आपका, जो इंट्रोडक्शन दिया उसके अकॉर्डिंग उसको कंटेंट को पूरा डिटेल में दिखाएंगे सारे पॉइंट्स को कवर करके। इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं कि मेरे सेंटेंसेज या पैराग्राफ लेंथी जा रहे हैं। सेंटेंसेज हो सकता है कि आप शॉर्ट रखें तो रीडेबिलिटी के लिए अच्छा है, लेकिन पैराग्राफ्स की लेंथ यहाँ पे शॉर्ट रखें। जैसे ब्लॉग पोस्ट में हम देखते हैं कि पैराग्राफ्स आपको शॉर्ट लिखने चाहिए, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपके पैराग्राफ्स लेंथी हो सकते हैं, 10-10 लाइन के पैराग्राफ भी हो सकते हैं। तो आप वेरियस पॉइंट्स पर डिस्कशन कर लेंगे, जो भी आपने डेटा निकाला है उन पर डिस्कशन हो जाएगा पूरा। फिर एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट्स हैं समझ लीजिए डेटा है उसका रिजल्ट पे एनालिसिस करेंगे कि फॉर एग्जांपल कोई भी रिपोर्ट थी तो हम एग्जांपल में देखेंगे तो कैसे उस पर रिजल्ट पे एनालिसिस होती है। देन लास्ट में कंक्लूड करेंगे। तो मैं एग्जांपल देखते हैं, एकेडमिक राइटिंग कोई प्रोजेक्ट लिखा हुआ है उसके ऊपर। जैसे कि एकेडमिक राइटिंग का प्रोजेक्ट है तो स्टार्टिंग किया इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन से, जो फुल देखते हैं। जैसे इनका टाइटल था इम्पैक्ट ऑफ अजाइल मेथोडोलॉजी ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, तो जिन्होंने क्रिएट किया उनका नाम आ गया यहाँ पर। देन एब्स्ट्रैक्ट, यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू हुआ, एब्स्ट्रैक्ट लिखा उन्होंने। फिर इंडेक्स टर्म्स, यहाँ पे की टर्म्स थी जैसे कि अजाइल अलाइंस, अजाइल मेथोडोलॉजी, क्रिस्टल मेथड, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, जो भी इनके की टर्म्स थे उनको इंडेक्स टर्म वर्ड यूज़ करके इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। देन कोर इंट्रोडक्शन आ गया यहाँ पर कि क्या क्या चीज़ें बताइए, और यह आप ये चीज़ें देखेंगे यहाँ पर कुछ नंबर्स यूज़ कर रखे हैं यहाँ पर, जैसे कि 15, 16, 17। तो ये नंबर यूज़ करने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि इन्होंने कहीं से रिसर्च किया कंटेंट को, जो पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, उनको कहीं से रिसर्च करके बेसिस पे दिखाया है। तो लास्ट में हम देखेंगे कि सारे जो जैसे नंबर वाइज हैं उनके सारे रेफरेंसेस की लिंक्स मिल जाएगी आपको, और कहाँ कहाँ से रेफरेंस लिया हुआ वहाँ पे उनका मेंशन मिल जाएगा। देन उन्होंने बैकग्राउंड कवर कर लिया, बैकग्राउंड में बुलेट पॉइंट्स के साथ कंटेंट कवर कर लिया। लेकिन फिर मैथोडोलॉजीज पे आ गए, जैसे कि पॉपुलर एजाइल मैथोडोलॉजीज के ऊपर आ गए। उन्होंने मैथोडोलॉजीज में कवर कर लिया कि एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, और इन्होंने कवर कर लिया ABCD करके पॉइंट्स। देन बॉडी के कंटेंट पे आ गए मैन, यहाँ से उन्होंने बॉडी का मैन कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया और प्रॉपर तरीके से इन्होंने पॉइंट्स बना दिए। जो बेनिफिट्स थे उनको अच्छे से कवर कर लिया, अलग अलग पॉइंट्स बना के कुछ इमेजेस यूज़ कर ली। देन उन्होंने लिमिटेशन ऑफ अजाइल मैथोडोलॉजी वो कवर कर ली, और जिस तरह से कंटेंट पूरा कवर किया लास्ट में कंक्लूड कर दिया इन्होंने। कंक्लूजन के बाद यहाँ पे देखेंगे रेफरेंसेस, तो जो भी नंबर दिखाए थे कोई 1, 2, 3 से लेकर जहाँ तक उन्होंने कहाँ से रेफरेंस लिया है वो सब यहाँ पे मेंशन कर दिया कि फर्स्ट रेफरेंस इन्होंने एंड्रू बेजल की कोई आर्टिकल है या जो भी है उस पर कवर किया, वहाँ से उन्होंने रेफरेंस लिया है। तो जहाँ से भी लिया है, कोई रिसर्च पेपर पुराने लिखे जा चुके हैं उनसे लिया है, या फिर किसी ब्लॉग पोस्ट है कोई, या रिसर्च रिपोर्ट है PDF बनी हुई थी वहाँ से लिया है, तो सब कुछ मेंशन करेंगे प्रॉपर, सबको क्रेडिट दिया जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो इससे दो चीज़ें होती है, एक तो आपका कंटेंट की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, जो भी कंटेंट रिसर्च पेपर पढ़ रहा है उसको वहाँ पर ट्रस्ट हो जाता है कि कंटेंट अच्छे रिसोर्सेज से ले रखा है, तो रिसोर्सफुल कंटेंट बन गया ये। एक और एग्जांपल लेते हैं कि इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन कॉलेज स्टूडेंट्स मेंटल हेल्थ इन द US। तो एक सर्वे स्टडी थी इंटरव्यू के थ्रू, तो उन्होंने पहले एब्स्ट्रैक्ट कवर कर लिया, ऑब्जेक्टिव दिखा दिया, मैथोडोलॉजी में छोटा सा कवर कर लिया,
और रिजल्ट दिखा दिया। फिर उसको डिटेल में जैसे कीवर्ड्स थे, जो की टर्म्स थी वो यहाँ ना इंक्लूड कर ली, कोविड-19, पैंडेमिक, कॉलेज स्टूडेंट, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, सेल्फ मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने डिस्कशन ज़्यादा मेन पॉइंट्स थे वो वहाँ पे दिखा दिए। और फिर इन्होंने शुरू किया इंट्रोडक्शन से। तो यहाँ पे भी देखेंगे नंबर्स है, तो नंबर को यहाँ पे लास्ट में हाइपरलिंक कर दिया इन्होंने। तो यहाँ पे ये भी देखेंगे कि सेंटेंसेस पैराग्राफ्स जो है वो लेंथी हैं। तो एकेडमिक राइटिंग में ये चीज़ हो सकती है। देन मेथड्स, स्टडी डिज़ाइन, इन्होंने स्टडी जो किया है इसके ऊपर तो कैसे किया है, मेथड क्या रहा इनका, पूरा इन्होंने डिटेल में कवर दिखा दिया। फिर पार्टिसिपेंट्स, जैसे कोई इन्होंने सर्वे किया था तो सर्वे के पार्टिसिपेंट किन का सर्वे किया वो इन्होंने यहाँ पे शो कर दिया। फिर प्रोसीजर क्या रहा, फिर लास्ट में जब स्टार्टिंग में देखा था कि डेटा एनालिसिस करनी है, तो जो भी इनका सर्वे का डेटा आया उसका एनालिसिस किया इन्होंने प्रॉपर तरीके से और सब कुछ कवर कर लिया। फिर लास्ट में रिजल्ट्स में कंक्लूजन में जैसे पार्टिसिपेंट को जो इन्होंने ग्राफ्स के थ्रू या फिर फोटो के थ्रू शो किया, और लास्ट में मेन कंटेंट में जैसे कि उन्होंने जो जो चीज़ कवर की, ये सब चीज़ें मेन कंटेंट का पार्ट है। चैलेंजेस कौन से रहे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, और सर्वे के रिजल्ट्स को उन्होंने ग्राफ बना के अच्छे से प्रेजेंट किया यहाँ पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ गया कंसर्न्स ऑफ वंस ऑन हेल्थ, डिफिकल्टी विद कंसंट्रेशन। तो जो भी इनको चैलेंजेस रहे थे उनको अच्छे से कवर कर लिया, वो भी डेटा के साथ सब कुछ। तो बहुत ही इन डेप्थ एकेडमिक राइटिंग का प्रोजेक्ट है ये। कॉपी मैकेनिज्म कर लिया कवर, सेल्फ मैनेजमेंट, देन लास्ट में जो डिस्कशन था जो भी इनका पॉइंट्स का वो कवर किया, और यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट वगैरह, और लास्ट में रेफरेंसेस जो भी इंक्लूड थे इस रिपोर्ट में, सर्वे की रिपोर्ट में या फिर और कहीं से उन्होंने रेफरेंस लिया। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने कोई पीडीएफ का लिंक दे दिया यहाँ पर कि 2019 की एनुअल रिपोर्ट को उन्होंने रिसोर्स किया था, तो यहाँ से उन्होंने लिंक दे दिया उस रिपोर्ट को, ओरिजिनल को। क्रॉस रेफरेंस साइट से कोई इन्होंने रेफरेंस लिया तो उसको लिंक दे दिया। मेडलाइन, फ्री फुल टेक्स्ट, जो भी वेबसाइट से इन्होंने रेफरेंस लिया उस कंटेंट के थ्रू रिसर्च करने में, वो सब कुछ इन्होंने इन डेप्थ कवर कर लिया यहाँ पर। तो इस तरह से एक एकेडमिक राइटिंग का प्रोजेक्ट रेडी होता है जिसमें आप रिसर्च पेपर, थीसिस सब कुछ कवर कर लेते हैं। तो ये सब कुछ होता है। एकेडमिक राइटर्स होते हैं, उनको थोड़ा सा कंटेंट उस तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है कि अगर ऑडियंस का इंटरेस्ट बना नहीं रहे उसको उतना उनको सोचना नहीं पड़ता, उनको एक प्रॉपर बनाना। उसमें हो सकता है कि सेंटेंसेस शॉर्ट नहीं हो, पैराग्राफ शॉर्ट नहीं हो, कीवर्ड्स हो नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें, क्योंकि ये ऑफलाइन काम भी होता है मोस्टली और ऑनलाइन काम भी होता है। तो ऑफलाइन वाले में कीवर्ड्स का वैसे भी मैटर नहीं करता, और कंटेंट यूनिक होना चाहिए, ये चीज़ बहुत ज़्यादा से ध्यान रखना। स्ट्रक्चर है वो जैसे होता है एकेडमिक राइटिंग प्रोजेक्ट्स का वैसा ही होना चाहिए। तो इस तरह से एक अच्छा प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं एकेडमिक राइटिंग का। थैंक यू।